ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज क्लासेस। हम यूनिट फाइनेंस पे थे। फाइनेंस के अंदर हम लोगों ने वी आर डन विद द इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अलोंग विद इट्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। एंड इन द लास्ट क्लास हमारे पास वी स्टार्ट विद द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, नंबर वन। देन वी डिस्कस द फर्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज बैंक लोन। सेकंड हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। बैंक लोन हमने कंप्लीट कर लिया था। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हेडिंग टूवर्ड्स हम लोगों ने ट्रेड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट था, वो कंप्लीट कर लिया था, आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है। देन वी आर डन विद द इशू ऑफ शेयर्स, वी आर डन विद द क्राउड फंडिंग। तो टोटल हमारे पास अभी जो 5 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, वी आर डन विद द 5 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो सर क्या और भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है? यस। तो आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जितनी भी रिमेनिंग है वो कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कि इफ द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस or a particular organization decides to raise the finance externally, so what could be the possible drawbacks, advantages, disadvantages of the external sources of finance. तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास we are done with the bank loan, bank overdraft, trade credit, क्राउड फंडिंग एंड द इश्यू ऑफ शेयर्स। अब इसके बाद हमारे पास जो सिक्स सोर्स है, इट इज नोन एज माइक्रो फाइनेंस। इट इज नोन एज द सिक्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो कि हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये माइक्रो फाइनेंस है क्या? एक चीज याद रखिएगा, द अदर नेम ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो क्रेडिट। कुछ जगह रेफरेंसेस में आपके पास एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर तो नहीं, ना आपके मार्क्स स्कीम के अंदर है, लेकिन स्टिल माइक्रो फाइनेंस इज नोन एज माइक्रो क्रेडिट, और कुछ रेफरेंस बुक्स के अंदर आपके पास माइक्रो फाइनेंस माइक्रो क्रेडिट के नाम से भी है। तो आज जरा कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली हमारे पास व्हाट इज नोन एज द माइक्रो फाइनेंस और द कॉन्सेप्ट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस। देखो, माइक्रो फाइनेंस का मतलब है कि माइक्रो का तो मतलब ये होता है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंस, बहुत छोटी अमाउंट, बहुत कम अमाउंट। अब से ये जो बहुत छोटी और बहुत कम अमाउंट है, किसको प्रोवाइड की जा रही है? ये जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंस है, इट इज यूजुअली प्रोवाइडेड टू द अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देखते हैं कि ये जो हमारे पास अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स इकोनॉमी के अंदर हैं, क्या ये बर्डन है इकोनॉमी पे? यस, दे आर बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। व्हाई दे आर नोन एज द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट? क्योंकि आप देखें कि ये जो हमारे पास अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, दे डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, they are jobless, they do not have any particular jobs, they are not involved in any sort of the business activity. तो गवर्नमेंट जो है वो अपने टैक्सेस के पैसों में से इनको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट प्रोवाइड करती है, ताकि ये अपने डे टू डे लिविंग को और अपनी जो डेली अर्निंग मतलब जो डेली नीड्स है उसे सेटिस्फाई कर सके। तो ये क्या कहलाते हैं? दीज आर नोन एज द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो इट इज द बेनिफिट दैट द अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स ऑफ एन इकोनॉमी गेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अपने टैक्सेस में से इनको पे करती है। तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन हुआ ना, गवर्नमेंट इस पैसे को हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, इंप्रूवमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे स्पेंड कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट इन टैक्सेस के पैसों को अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के ऊपर स्पेंड कर रही है, बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयड, दे डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, सो दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट नाउ। तो अब ये जो है ना, अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को अमाउंट पे की जाती है, और 200 से लेके अराउंड कुछ 800 यूएसडी तक की अमाउंट पे की जाती है। अब ये जो अमाउंट इनको पे की जाती है, वो इसके लिए पे की जाती है ताकि ये कोई ना कोई अपना माइक्रो स्केल बिजनेस सेट कर सके। अब सब माइक्रो स्केल बिजनेसेस का मतलब क्या है? छोटे मोटे जो बिजनेसेस होते हैं हमारे पास, छोटे मोटे, जैसे पाकिस्तान के अंदर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये जो फ्रेंच फ्राइज जो सेल कर रहे होते हैं हमारे पास, ये स्टॉल्स होते हैं छोटे मोटे, ये छोटी छोटी रिटेल शॉप्स होती है हमारे पास, ये रिटेल स्टोर्स होते हैं या रिटेल स्टॉल्स होते हैं, ये माइक्रो स्केल बिजनेसेस हैं। तो इतने पैसे दे दिए जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ माइक्रो स्केल अपना बिजनेस सेट करें, ताकि ये अपनी डेली नीड्स को और इनकी जो बेसिक लिविंग है वो सेटिस्फाई हो सके।
और जब बेसिक लिविंग इनकी सेटिस्फाई हो जाएगी तो अब नाउ दे आर नो मोर अनएम्प्लॉयड, दे आर नॉट अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। तो माइक्रो स्केल बिजनेसेस को, माइक्रो स्केल बिजनेस सेटअप करने के लिए अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को ये अमाउंट प्रोवाइड की जाती है। अब सर ये अमाउंट कौन, बैंक्स भी प्रोवाइड करती हैं, गवर्नमेंट फंडेड भी होती हैं। कैसे होती है आगे मैं आपको समझाता हूँ, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे। तो माइक्रो फाइनेंस क्या है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंस इज प्रोवाइडेड टू द अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, ताकि वो कोई ना कोई छोटा माइक्रो स्केल अपना बिजनेस सेट कर सकें, ताकि वो अपनी डेली नीड्स को और जो बेसिक लिविंग है उसे अर्न कर सकें। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस। अब सर ये जो माइक्रो फाइनेंस है, क्या ये सोशल इंटरप्राइजेस प्रोवाइड करते हैं? यस। हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ा था सोशल इंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट, कि सोशल इंटरप्राइजेस वो बिजनेसेस होते हैं, दे आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स बट दे हैव द सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिकल वेलफेयर एज एन ऑब्जेक्टिव इन देयर ऑपरेशंस। तो ये जो सोशल इंटरप्राइजेस होते हैं ना, ये भी माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, अपने प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और जो अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के कुछ ना कुछ छोटे मोटे बिजनेस सेट करके दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइम पहले, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लेकिन कराची के अंदर ये हुआ था कि एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी थी, वहां पे अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स जाते थे, तो वो क्या करते थे, उनको ये रिक्शे जो होते ना वो प्रोवाइड करके दे देते, ताकि वो रिक्शा चला के अपनी डेली अर्निंग कमा सकें। तो सर हाउ दीज इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू पे बैक, क्या पे बैक करना होता है? कुछ कंडीशंस के अंदर आपको पे बैक नहीं करना होता, कुछ कंडीशंस के अंदर आपको पे बैक करना होता है। और पे बैक आप कैसे करेंगे? आप पे बैक इस तरीके से करेंगे कि आप जो अर्निंग कमा रहे होंगे उसमें से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट साइड में जमा करते रहेंगे। अब इट डिपेंड्स ऑन दी ऑनेस्टी, ये पूरा गेम ऑनेस्टी के ऊपर है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया व्हेन यू आर इन नीड, तो आप ये आपकी ऑनेस्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आफ्टर द एग्री टाइम पीरियड कि वो अमाउंट जब जमा हो जाएगी तो आप रीपे कर देंगे। या फिर ये भी होता है हमारे पास कि कुछ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन जो है ना आपकी इनकम का, वो आप मंथली बेसिस पे जमा करवाते रहते हैं टू द माइक्रो फाइनेंसर्स, जो आपको यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब सर हमारे पास यहाँ पे जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, अब सर डेवलपिंग इकोनॉमीज कौन सी इकोनॉमीज होती हैं? डेवलपिंग इकोनॉमीज वो सारी पर्टिकुलर इकोनॉमीज होती हैं जिनका जीडीपी रेट पॉजिटिव होता है और इनका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। डेवलपिंग इकोनॉमीज वो जो ग्रो हो रही हैं, वो सारी इकोनॉमीज जिनका जीडीपी रेट बढ़ रहा है, वहां पे हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ द इकोनॉमी है वो एक्चुअली परसुएट करती है बैंक्स को और इंस्टीट्यूशंस को, और खुद भी फंड करती है कि ज्यादा से ज्यादा माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करें। क्यों? बिकॉज दे हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जितनी ज्यादा माइक्रो फाइनेंस की प्रोविजन होगी उतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगी और उतनी ही लोग एम्प्लॉयड होंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव। तो बेसिकली होता यह है कि जितना ज्यादा प्रोविजन ऑफ माइक्रो फाइनेंस होगा उतने गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अलाइन हो जाएंगे। So that's why government actually encourages in the developing economies to provide more microfinance, ताकि unemployed individuals employed हो जाएं और हमारी economy grow करे। So this is the whole concept of the microfinance. Now the seventh one, we are done with the six ones, that is known as the microfinance. अब हमारे पास seventh है, और seventh हमारे पास है, that is known as issue of debenture. अब डिबेंचर का वर्ड आपने शायद अकाउंटिंग के अंदर सुना होगा, ओ लेवल्स के अंदर हमारे पास है। डिबेंचर का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, व्हाट इज बेसिकली डिबेंचर? तो पहले हम यहाँ पे डिबेंचर की कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न कि इशू ऑफ डिबेंचर से फाइनेंस रेस कैसे होता है। डिबेंचर का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो डिबेंचर का कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास, जैसे हमने शेयर्स पढ़े थे, और शेयर्स का कॉन्सेप्ट आपके पास यूनिट 1 से पब्लिक लिमिटेड कंपनी से आपके पास आ रहा होता है, तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। डिबेंचर थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं पूरा ब्रेक डाउन करके आपको समझाता हूँ। शेयर्स में क्या होता है? शेयर्स आर नोन एज द सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। कंपनी शेयर्स इशू करती है, जनरल पब्लिक में से इंडिविजुअल्स शेयर्स बाय करते हैं, दे बिकम द शेयर होल्डर्स एंड दे प्रोवाइड द फाइनेंस टू द कंपनी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। डिबेंचर के अंदर क्या होता है कि डिबेंचर्स आर नॉट नोन एज अ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। डिबेंचर्स क्या है हमारे पास? बेसिकली
Debentures are known as the long term loan certificate. डिबेंचर्स क्या है हमारे पास? डिबेंचर्स आर नोन एज द लॉन्ग टर्म लोन सर्टिफिकेट. अब से ये जो लॉन्ग टर्म लोन सर्टिफिकेट है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे सिंपल यही है कि आपके पास जैसे शेयर्स होते हैं तो शेयर्स कौन इशू करती है? कंपनी. तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं, ये लिमिटेड कंपनीज डिबेंचर्स भी इशू करती है. क्या इशू करती है? डिबेंचर्स. अब ये जो डिबेंचर है ये लॉन्ग टर्म लोन सर्टिफिकेट है. सर कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होता है? ये डिबेंचर हमारे पास बॉन्ड्स भी कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? बॉन्ड्स. और आपने बॉन्ड्स का नाम सुना होगा. अच्छा, अब ये सेम बॉन्ड्स नहीं है हमारे पास. जैसे आपके पास ये प्राइस बॉन्ड होता है ना, कैश प्राइस बॉन्ड होते हैं कि लोग जो है वो 7,500 का बॉन्ड होता है, 15,000 का बॉन्ड होता है. आप बॉन्ड खरीदेंगे तो लकी ड्रॉ के थ्रू आपका नंबर अगर आ गया तो आपको फर्स्ट प्राइस मिलेगा, सेकंड प्राइस मिलेगा. नो, ये प्राइस बॉन्ड की तरह नहीं है, ये दूसरे बॉन्ड्स हैं, ये सर्टिफिकेट्स हैं. अब शेयर्स के अंदर क्या होता है? शेयर्स के अंदर कंपनी शेयर्स बेचती है, शेयर होल्डर्स शेयर्स बाय करते हैं, दे बिकम द ओनर्स. और जो कंपनी का प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स मिलेगा. यहाँ पे ये जो डिबेंचर्स हैं इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सिंपली कंपनी सर्टिफिकेट इशू करती है, लॉन्ग टर्म लोन सर्टिफिकेट, टू दी पीपल. कौन से पीपल? ये सारे लोग इन्वेस्टर्स हैं, ये सारे लोग शेयर होल्डर्स नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो शेयर्स बाय करते हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं. अब ये बॉन्ड्स बाय कर लेंगे और कंपनी इनको बॉन्ड्स दे देगी और इनसे पैसे ले लेगी. अब लेट सपोज बॉन्ड्स हैं इशू हुए हुए फॉर 15 years. कितने साल के लिए? 15 साल के लिए. अब मेरे पास एक कंपनी का बॉन्ड 15 years के लिए अवेलेबल है. अब हर साल कंपनी जो है वो मुझे यहाँ पे करेगी इंटरेस्ट. क्या पे करेगी? इंटरेस्ट. शेयर्स के अंदर क्या होता था? कंपनी अपनी ओनरशिप देती थी और पैसे ले लेती. यहाँ पे कंपनी लोन की तरह सर्टिफिकेट इशू कर रही है, और ये जो सर्टिफिकेट है इट इज गोइंग टू वर्क एज अ प्रूफ कि भाई मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी का डिबेंचर है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास प्रूफ है कि मैंने इस कंपनी को पैसे दिए हैं और इन्होंने मुझे एज अ प्रूफ एक सर्टिफिकेट दे दिया है. आई एम द होल्डर ऑफ द डिबेंचर. और कंपनी हर साल मुझे इंटरेस्ट पे करेगी. तो सर ये क्या लायबिलिटी की तरह? यस. ये कंपनीज जब सर्टिफिकेट इशू करती हैं तो एज अ डेट फाइनेंस एक्वायर करती है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स कि 15 साल के लिए हमने आपसे पैसे ले लिए हैं, हर साल हम आपको इंटरेस्ट देंगे. आफ्टर द 15 years वी आर गोइंग टू रीपे द अमाउंट और आप हमें डिबेंचर रिटर्न कर देगा. तो सर शेयर्स के अंदर क्या होता है? शेयर्स के अंदर हम शेयर्स बेचते हैं और अब ओनरशिप आपके पास है. अब जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी का वो इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड मिलेगा. लेकिन डिबेंचर के अंदर हम आपको ये जो इशू कर रहे हैं वो इसके लिए इशू कर रहे हैं कि हमें फाइनेंस रिक्वायर्ड है, लेकिन ये फाइनेंस एज अ डेट लायबिलिटी है. आफ्टर द एग्रीड टाइम पीरियड वी आर गोइंग टू बाय बैक दीज डिबेंचर्स एंड वी आर गोइंग टू पे यू द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड. दैट इज नोन एज डिबेंचर. जी गाइस, इज इट क्लियर? सो गाइस, इश्यू ऑफ डिबेंचर का कॉन्सेप्ट ही हमारे पास हो गया, और लास्ट हम लोगों ने अब करा था माइक्रो फाइनेंस, वो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया. अब हमारे पास एट और नाइन्थ एक कॉन्सेप्ट है, हम साथ करेंगे. एट एंड द नाइन्थ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस हम साथ करेंगे. उसके पीछे रीजन क्या है हमारे पास? उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है, क्योंकि ये दोनों पर्टिकुलर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपस में कंपेयर होती हैं. कैसे? सुनिएगा. हमारे पास एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है विच इज नोन एज हायर परचेस. उसका नाम है हमारे पास हायर परचेस. और एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारे पास लीजिंग. अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है हमारे पास? हायर परचेस और लीजिंग के बीच में कॉमन क्या है? कॉमन हमारे पास ये चीज है कि whenever a business is in need of a non current asset, जैसे मशीनरी रिक्वायर्ड है, लैंड रिक्वायर्ड है, फैक्ट्री रिक्वायर्ड है, इक्विपमेंट मोटर व्हीकल रिक्वायर्ड है, तो उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव द फाइनेंस अवेलेबल इन दैट केस, तो आपके पास ये दो पर्टिकुलर ऑप्शंस है दैट यू आर गोइंग टू कंसिडर.
कॉन्सेप्ट सुनना हमारे पास. अगर business is in need of a particular non-current asset such as machinery, land, factory, building, motor vehicle, and the business does not have the finance, so these are the two options: hire purchase and leasing. ये दो ऑप्शंस हैं जो कि अवेलेबल होते हैं टू द बैंक, टू द बिजनेस. तो हायर परचेज और लीजिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास कब यूज होगा? याद रखिएगा कि ये जब यूज होगा कि whenever a business is in need of a non current asset. तो जब भी नॉन करंट एसेट रिक्वायर्ड होगा तो हायर परचेज एंड लीजिंग के ऑप्शन को कंसिडर करेंगे. अब हायर परचेज और लीजिंग के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, आज हम समझते हैं, सुनते हैं. हायर परचेज के अंदर हम जो पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट एक्वायर करते हैं उसकी जो अमाउंट है रिलेटिवली लो होती है. द नॉन करंट एसेट दैट वी एक्वायर्स in the hire purchase उसकी अमाउंट as usual as compared to leasing हमारे पास कम होती है. और इसी तरीके से लीजिंग के अंदर हम जो पर्टिकुलरली नॉन करंट एसेट एक्वायर करते हैं उसकी अमाउंट एज कंपेयर टू हायर परचेज वाले नॉन करंट एसेट से ज्यादा होती है. तो कंपैरिजन के अंदर हायर परचेज के अंदर जो यूजुअली नॉन करंट एसेट होते हैं उनकी अमाउंट कम होती है, मतलब कम वैल्यू के कम अमाउंट के एसेट होते हैं. लीजिंग के अंदर ज्यादा अमाउंट के एसेट होते हैं. सर एग्जांपल, लेट्स सपोज हम अगर बात करें मशीनरी की और हम बात करें पर्टिकुलर फैक्ट्री की, तो दोनों के अमाउंट के अंदर बहुत फर्क है. अगर आप मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी 40-50 लाख 1 करोड़ रुपए की, फैक्ट्री खरीदते हैं आते करोड़ रुपए की, मिलियंस की अमाउंट रिक्वायर्ड होती है. ठीक है. तो अब लीजिंग के अंदर हमारे पास जो नॉन करंट एसेट है उसकी अमाउंट ज्यादा है, ये कॉन्सेप्ट है. अब हायर परचेज के अंदर क्या होता है? हायर परचेज के अंदर आप यहाँ पे करते हो डाउन पेमेंट. लेट सपोज आप बैंक के पास गए और बैंक को कहा कि मैं गाड़ी चाहता हूं, मुझे बैंक के थ्रू हायर परचेज पे गाड़ी चाहिए. अब बैंक इज नोन एज द हायर परचेज अथॉरिटी जो आपको ये पर्टिकुलर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. ऐसी बहुत सारी दूसरी फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं. अब आप जाते हैं बैंक के पास और बैंक को कहते हैं कि मुझे 50 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए बट आई डू नॉट हैव द फुल अमाउंट अवेलेबल राइट नाउ. तो ठीक है, बैंक कहता है कोई मसला नहीं है. बैंक कहता है कि सर हमारे पास यहाँ पे पैसे जो हैं वो आपके पास पूरे नहीं है तो हम आपको एक फेवर दे सकते हैं. अब फेवर क्या है? वो ये कि आपके पास कितनी अमाउंट अवेलेबल है. आपने कहा मेरे पास अभी 25 लाख रुपीज है. तो आप कहते हैं कि वो इंस्टेंटली आप 25 लाख रुपीज पे कर दें, तो वो आपकी कहलाती है डाउन पेमेंट. क्या कहलाती है? डाउन पेमेंट. एग्री? अब जितनी भी हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है, अब सर रिमेनिंग अमाउंट कितनी थी? रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास थी 25 लाख रुपीज. अब वो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो यहाँ पे की जाएगी ऑन मंथली इंस्टॉलमेंट्स में. तो आप बैंक के पास गए, बैंक को आपने 25 लाख रुपए एज अ डाउन पेमेंट दे दी. अब जो रिमेनिंग आपके पास 25 लाख रुपीज की अमाउंट है वो आप बैंक को मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करेंगे. और बैंक आपको ये फेवर क्यों दे रहा है? बैंक आपको लेवरेज दे रहा है. हाँ, बैंक आपको लेवरेज दे रहा है. तो बैंक आपको लेवरेज इसकी वजह से दे रहा है क्योंकि बैंक आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर आपसे चार्ज करेगा इंटरेस्ट. तभी तो अगर आप कैश पे गाड़ी खरीदते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द शोरूम तो वो कम पैसों की मिलती है, और अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं थ्रू बैंक एंड द फाइनेंसिंग कंपनीज तो वो आपको महंगी मिलती है. तो हायर परचेज के अंदर ये होता है हमारे पास. और फिर लेट सपोज 2 इयर्स 3 इयर्स की इंस्टॉलमेंट है, 1.5 इयर्स 2 इयर्स 3 इयर्स की इंस्टॉलमेंट है. तो जैसे ही इंस्टॉलमेंट कवर हो जाएगी, पूरी अमाउंट पे हो जाएगी, तो यहाँ पे जो ओनरशिप है विल बी ट्रांसफर्ड. After the full payment of the financial cost of a particular non-current asset or after paying the full cost, अब ओनरशिप आपकी हो जाएगी, आपके नाम पर वो चीज हो जाएगी. जब तक आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तब तक आपके नाम पे वो चीज नहीं है क्योंकि आपने उसकी पूरी अमाउंट पे नहीं करी है. जैसे अमाउंट आप पूरी पे कर देंगे तो अब वो अमाउंट आपके पर्टिकुलर जो अमाउंट पे करने के बाद आपके ऊपर पूरा ओनरशिप का राइट आ जाएगा ऑफ दैट नॉन करंट एसेट. इज इट क्लियर? अब ये हमारे पास हायर परचेज का कॉन्सेप्ट है. लीजिंग के अंदर क्या होता है? लीजिंग के अंदर यू एक्वायर एन एसेट ऑन दी रेंटल बेसिस.
अब आपने ये जो पर्टिकुलर एसेट एक्वायर किया है, इसकी आप कोई कॉस्ट फेस नहीं कर रहे, आपने इसको रेंटल बेसिस पे, रेंटल अमाउंट पे एक्वायर किया है, मतलब आप उसकी मंथली रेंटल अमाउंट पे करते हैं। और एक चीज मुझे बताएं, भले आप 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आप जो है वो रेंट पे करेंगे, तो क्या चीज आपकी होगी? नहीं, क्योंकि आप उस चीज की ऑपरेशनल जो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप वो रेंट के अमाउंट टू द लैंडलॉर्ड पे कर रहे हैं, या किसी को भी आप पे कर रहे हैं जिससे आपने वो एसेट एक्वायर किया है ऑन द रेंटल बेसिस। तो यहाँ पे लीजिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ओनरशिप आपकी नहीं होती, इवन इफ यू आर पेइंग द रेंट फ्रॉम द लास्ट 3 years, 5 years। इज इट क्लियर हमारे पास? और लीजिंग के अंदर हमारे पास दो लोग होते हैं, एक होता है लेसर, एक होता है हमारे पास लेसी। सर लेसर कौन है और लेसी कौन है? लेसर हमारे पास वो बंदा है जो कि आपको नॉन करंट एसेट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी पर्टिकुलर बंदे से फैक्ट्री ले ली है और आपका बिजनेस है, आपने फैक्ट्री एक्वायर की है, तो आप क्या होंगे? लेसी होंगे। और इसके अंदर वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। क्या साइन होता है? कॉन्ट्रैक्ट। कि आपने 3 साल के लिए, 5 साल के लिए एग्रीमेंट पे, रेंटल बेसिस पे यू हैव एक्वायर्ड दिस पर्टिकुलर फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग, जो भी प्रॉपर्टी है वो आपने एक्वायर कर लिया, तो यू आर बाउंड एक्चुअली। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो इवन अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो भी यू आर एक्चुअली लीगली बाउंड थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट। आपको वो कॉन्ट्रैक्ट की पूरे टाइम पीरियड को करना पड़ेगा। इज इट क्लियर हमारे पास? लेकिन एक बेनिफिट है कि ये जो लेसर है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेशन एंड मेंटेनेंस। यहाँ पे आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको यहाँ पे बेनिफिट बीइंग अ लेसी ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर अपडेशन है, सब कुछ है, वो सारी की सारी चीजें लेसर करेगा, आपको पर्टिकुलर अमाउंट स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू डू नॉट ओन दैट एसेट, आपने उसको रेंटल बेसिस पे एक्वायर किया हुआ है। एसेट ओन लेसर करता है, तो वॉट एवर द अपडेशन एंड द थिंग्स आर रिक्वायर्ड, it is the responsibility and the cost will be faced by the lessor. So this is the difference between the hire purchase and leasing. Now the 10th one, which is known as debt factoring हमारे पास। What is debt factoring? Any idea? आज जो सुनते हैं हमारे पास, debt factoring means selling of your debts। सर मतलब क्या है इसका? आज जो सुनते हैं समझते हैं इसको। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक बंदा है, लेट्स सपोज आहद एंड महद, ये दो इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास, आहद एंड महद। अब आहद ने महद को सेल करे हैं गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10 lakhs। ठीक है? और यहां पे जो क्रेडिट है वो है 40 days का। द सिचुएशन सुनना हमारे पास, इट इज नोन एज ट्रेड क्रेडिट, जो हमने सुना था। अब लेट सपोज यहाँ पे जो आहद है, आहद बिजनेस है, महद उसका कस्टमर है। आहद ने गुड्स सेल करे हैं ऑन क्रेडिट ऑफ 40 days ऑफ ₹10 लाख। सही है? अब यहाँ पे आहद ने गुड्स दे दिए। अब यहां से महद इज गोइंग टू पे टू आहद आफ्टर 40 days। दिस इज द सिचुएशन। अचानक से हुआ ये कि आफ्टर 5 days ahad is in need of finance and the money. Is he going to make a call to mahad? No.
अगर ये महात को कहेगा कि आई नीड द मनी, तो महात ने कहा हमारा एग्रीमेंट हुआ है और मुझे आपने अलाउ किया है दैट आई कैन पे ऑफ आफ्टर 40 days, और अभी तो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में, तो स्टिल 35 days रिमेनिंग है। तो आप आहत क्या करेगा, आहत इज गोइंग टू सेल महात एज अ डेट टू द थर्ड पार्टी। अब सर ये थर्ड पार्टी क्या है? ये थर्ड पार्टी हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये जो थर्ड पार्टी हैं ये कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि आपसे आपके रिसीवेबल्स खरीद लेती हैं। अब होगा क्या, द होल सिचुएशन सुनना हमारे पास। आहत जाएगा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हमारे पास, उनको पास जाएगा, उनको कहेगा कि महत मेरा एक पर्टिकुलर कस्टमर है जो कि 35 days के बाद मुझे पे ऑफ करेगा, बट राइट नाउ आई एम इन नीड ऑफ मनी, तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, तो आप मुझसे ये मेरे रिसीट्स खरीद लें, महत आपको पे कर देगा। आफ्टर द वेरिफिकेशन के रिसीट सब कुछ है, ये हो गया हमारे पास। अब उस ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टेंटली आहत को 9 लाख रुपीस दे दिए। सर पेमेंट कितने की थी? पेमेंट तो 10 लाख की थी, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग 9 lakhs टू आहत, ये तो गलत है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन आहत को कहेगी कि आहत भाई, यू आर गोइंग टू गेट द मनी आफ्टर 35 days, एंड राइट नाउ यू आर इन नीड ऑफ कैश, यू आर इन नीड ऑफ मनी, तो इट्स अ फेवर फ्रॉम अस। तो हम यहाँ पे क्या सैलानी है? हम क्या यहाँ पे कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है? नो, हम आपको यहाँ पे इंस्टेंटली 9 लाख रुपीस पे कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू गेट द मनी आफ्टर 35 days। तो दिस इज द लेवरेज जो हम आपको दे रहे हैं। तो अगेन हम हाथ से पूरे 10 लाख रुपीस रिकवर करेंगे, और वो जो 1 लाख रुपये होगा हमारे पास, वो हमारा आप समझ लें या तो प्रॉफिट है या तो वो हमारा कमीशन है। हम इसी तरीके से अर्न करते हैं। दिस इज हाउ वी अर्न, एंड वी जनरेट द प्रॉफिट। So this is how these organization works, and it is known as debt factoring. कि आप अपने रिसीवेबल्स को सेल कर देते हो बिकॉज यू आर इन नीड ऑफ कैश, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो अपनी पेमेंट के ऊपर कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग द फुल पेमेंट आपको 95% 90% जो पेमेंट मिलती है वो इंस्टेंटली मिल जाती है, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू कवर द फुल अमाउंट फ्रॉम योर डेटर्स। तो ऑल टुगेदर हमारे पास ये डेट फैक्टरिंग, issue of shares, issue of debenture, trade credit, crowdfunding, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, और हमारे पास यहाँ पे हायर परचेज, लीजिंग, ये सारी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गए। अब नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कि अगर पर्टिकुलर हमारे पास यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस है वो अगर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को यूज करता है, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो आज स्टार्ट करते हैं जरा। सबसे पहले हमारे पास जो एडवांटेज है, हमारे पास मे बी अवेलेबल फॉर द लॉन्ग टर्म। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज, आपने बैंक के पास गए और बैंक से आपने लोन एक्वायर कर लिया फॉर 10 years 12 years, अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड या अकॉर्डिंग टू द पर्पस, आपको जितने टाइम पीरियड के लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड है आपने उतने टाइम पीरियड के लिए बैंक से लोन ले लिया, तो बेनिफिट है। यस बेनिफिट है। इंटरनली आपके पास जो प्रॉफिट वगैरह होता है वो इतने ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल नहीं होता, तो आपके लिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज ही हो गया, नंबर वन। नंबर टू, amount may be sufficient according to the purpose। आपको जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से यहाँ पे आप वो पर्टिकुलर अमाउंट एक्वायर कर सकते हो फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। तो अगेन बेनिफिट है। यस बेनिफिट है हमारे पास। अब इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस के साथ अगर इसे कंपेयर करें तो एसेट बेच के कितना ही अमाउंट रेज हो जाएगा, प्रॉफिट के थ्रू कितना ही अमाउंट आपके पास आ जाएगा, बट इन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस यू कैन डिसाइड कि इतना लोन रिक्वायर्ड है,
اتنی اماؤنٹ کے شیئرز ہمیں ایشو کرنے ٹو میٹ دا فائنینشیل پرپز، بینیفٹ ہے. 3. ٹیکس بینیفٹ. اگر لیٹ سپوز اسپیسیفکلی اگر آپ بینک سے لون لیتے ہیں تو بینک آپ کو لون پرووائڈ کرتا ہے تو آپ کے اوپر چارج کرتا ہے انٹرسٹ، اور جب آپ انٹرسٹ پے کرتے ہیں اس کے بعد گورنمنٹ آپ کے اوپر ٹیکس اپلائی کرتی ہے. تو یاد رکھیے گا، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ہم نے انٹرنل سورس کے اندر یہ چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کیا تھا کہ ہمارے پاس وین یو یوز دا بینک لون اینڈ دی ایکسٹرنل سورسز آف فائنینس جس کے اندر انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے، تو گورنمنٹ اپلائز دا ٹیکس آفٹر دی انٹرسٹ، پروفٹ آفٹر دی انٹرسٹ. تو آٹومیٹکلی آپ کا پروفٹ کم ہو جائے گا تو آپ کو اب کم ٹیکس پے کرنا پڑے گا ٹو دا گورنمنٹ. تو اگین اٹس اے بینیفٹ if you go for the external source of finance. It does not affect the internal budgeting. Let's suppose اگر آپ پروفٹ کو یوز کرتے ہیں تو پروفٹ اگر فار ایگزامپل رسک پہ آپ کو لاس ہو گیا تو آپ کے جو انٹرنل سارے ایکسپینسز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ کے سپلائرز کی پیمنٹس اینڈ آل. اسی طریقے سے فار ایگزامپل اگر آپ اپنے ایسٹ کو ڈسپوز آف کرتے ہیں اینڈ اگین آپ کو وہ ایسٹ ریکوائرڈ ہے پروڈکشن کرنے کے لیے، تو اب آپ کے لیے پوری ایک ڈسٹربنس کریٹ ہو جائے گی بزنس کے اندر. تو انٹرنل جو پروسیسز ہیں اور جو بجٹس ہیں وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں وین یو آر یوزنگ دا انٹرنل سورس آف فائنینس. لیکن ایکسٹرنل فائنینسنگ کے اندر تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ نے بینک سے لون ایکوائر کیا ہوا، آپ نے کوئی ایسٹ تو نہیں بیچا، آپ نے جو ہے وہ اپنے ایشو آف شیئرز کے تھرو فائنینس ریز کیا ہوا ہے، آپ نے اپنے پروفٹ کو یوٹیلائز تو نہیں کیا. تو اگین اٹس این ایڈوانٹیج آف یوزنگ دا ایکسٹرنل سورس آف فائنینس. Then we have some disadvantages of the external sources of finance as well. Disadvantages کیا ہے ہمارے پاس؟ sharing of purpose and secrecy. آپ بینک کے پاس جاتے ہیں اور بینک سے کہتے ہیں کہ this is the particular purpose, this is the objective for which I need a loan. آپ کو اپنا بزنس پلان، اپنے پرپس اینڈ آبجیکٹیوز بینکس کے ساتھ شیئر کرنے پڑتے ہیں. اسی طریقے سے فار ایگزامپل اف یو آر سیکنگ دا فائنینس فرام دی انویسٹرس تو یو نیڈ ٹو پچ ان دا پرپز اینڈ دی آبجیکٹیوز کہ کس چیز کے لیے آپ فائنینس ریز کر رہے ہیں. تو اگین اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے جو سیکریسی ہے، آپ کا جو پرپز ہے وہ لوز ہو سکتا ہے، آئیڈیا چوری ہو سکتا ہے انویسٹرس کے پاس جا کے. تو ہمارے پاس یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے وین یو آر یوزنگ دا ایکسٹرنل سورس آف فائنینس. انٹرنل کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بیکاز یو آر یوزنگ دا انٹرنل سورس آف فائنینس. تو کسی کے ساتھ آپ کو یہاں پہ وہ پرٹیکولر پرپز یا سیکریسی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Second, interest payable, which is going to affect the profitability of the business. اگر آپ بینک سے لون لے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ now you have to pay the amount of interest to the banks جس سے آپ کی profitability افیکٹ ہوگی. تو اگین profitability آپ کی نیگیٹو ہو جائے گی. ڈرا بیک ہے ہمارے پاس amount need to be repaid. آپ کو اماؤنٹ ری پے کرنی پڑے گی. اگر آپ نے بینک سے لون لیا ہوا ہے تو یو ہیو ٹو ری پے آفٹر دی ایگریڈ ٹائم پیریڈ. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے شیئر ہولڈر سے شیئرز ریز کرے ہوئے ہیں، فائنینس ریز کیا ہوا ہے، تو آپ نے یہاں پہ انہیں اونرشپ دی ہے جس سے آپ کا جو کنٹرول ہے وہ کم ہو رہا ہے. آپ جتنے شیئرز ایشو کرتے رہیں گے اتنا کنٹرول آف دی کمپنی آپ کے ہاتھ سے کم ہوتا رہے گا. تو اگین اٹس اے ڈرا بیک. لیکن انٹرنل سورس آف فائنینس کے اندر یو آر ناٹ گیونگ آؤٹ دی اونرشپ, you are not compromising on the control, you are not actually acquiring the finance on the liability. تو آپ کے پاس یہ سارے کے سارے کیا ڈرا بیکس ہیں. ٹو کیپ اٹ سمپل یہ ہمارے پاس ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اچھا اب اس کے اندر کچھ ایسی سورسز آف فائنینس ہیں جو بہت بیسک ہیں، وہ بھی سن لینا. گورنمنٹ گرانٹس اینڈ سبسڈیز بھی آ سکتی ہیں. اب جتنے بھی اسمال اسکیل بزنسز ہوتے ہیں، اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر یوزلی ہمارے پاس فارمرز کو گورنمنٹ بہت گرانٹس اینڈ سبسڈیز دیتی ہے، فائنینشیل اسسٹنس بھی پرووائڈ کرتی ہے فارمرز کو، فری سروسز بھی پرووائڈ کرتی ہے، فرٹیلائزرز اور پیسٹیسائڈس بھی پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس ہے. سر وائی اٹ از ایکسٹرنل؟ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ آ رہا ہے. تو گورنمنٹ از ناٹ دی انٹرنل اسٹیک ہولڈر، اٹس دی ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈر. تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے، ایک سورس آف فائنینس ہے. اسی طریقے سے ایک ایڈیشنل چیز ہمارے پاس اور بھی ہے، ایک کانسیپٹ ہے ہمارے پاس، گروی والا کانسیپٹ. پتا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کوئی ویلیویبل چیز بینک کے پاس گروی رکھوا لیتے ہیں، مارٹگیج کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مارٹگیج. کولیٹرل کہلاتا ہے. سن لینا.
होता क्या है पाकिस्तान के अंदर भी हमारे पास, जब हम जाते हैं, जब गवर्नमेंट मैक्रो लेवल पे आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन एक्वायर करती है, तो दे आस्क फॉर द सिक्योरिटी कि यार अगर आपने रीपे नहीं करा तो वी नीड एन अश्योरेंस, वी नीड अ सिक्योरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द पाकिस्तान। तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई वैल्यूएबल एसेट है या कोई बड़ा गवर्नमेंट ओन बिजनेस है, स्टील मिल हो गई, पीआईए हो गए, इसको क्या गिरवी रखवा लेते हैं कि इन केस इफ वी फेल टू रीपे सो यू हैव द कंप्लीट राइट ऑफ ओनरशिप ऑन दैट थिंग। तो मैं अगर बैंक के पास जाता हूँ, मैं बैंक को कहता हूँ कि मुझे 5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे 5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक कह रही है कि हाउ कैन वी ट्रस्ट यू, डू यू हैव एनी पर्टिकुलर थिंग टू प्रोवाइड एज अ सिक्योरिटी। तो मैं कहता हूँ कि हाँ मेरे पास ये पर्टिकुलर घर के कागजात हैं, ये एक पर्टिकुलर मेरा आउटलेट है, इसकी वैल्यू 4 करोड़ रुपए, ये मैं आपके पास रखवा रहा हूँ। इन केस इफ आई फेल टू रीपे सो यू हैव द कंप्लीट राइट ऑफ ओनरशिप ऑन दैट थिंग। तो ये भी एक पर्टिकुलर सोर्स है जो कि आप यूज कर सकते हैं कि इन केस व्हेन यू आर इन नीड ऑफ लोन एंड द बैंक इज नॉट प्रोवाइडिंग यू अ लोन एंड दे आर आस्किंग फॉर द सिक्योरिटी, तो you can provide that particular non-current asset, your valuable asset as a security to get the trust of the bank or the lenders. So these are all known as the internal and the external sources of finance. So ये जो main हमारे पास एक chapter था of the sources of finance, we are done with it. Okay guys.